हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल बच्चा लोगों? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग सर्दी के मौसम में? तो आज 18 और 20 जनवरी यानी 2 दिनों का कंटेंट, चूंकि सैटरडे की क्लास होती नहीं बिकॉज कि उस दिन मैं कुछ और काम करता हूं, जैसे इंटरव्यू की तैयारी एंड सो ऑन और भी जो भी काम होते हैं मेरे, उन बच्चों के साथ मैं काम करता हूं। खासकर अभी तो यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूं। एक बार सब बच्चे बता दें कमेंट करके, आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? आवाज अगर परफेक्ट आ रही तो फिर कहानी को शुरू किया जाए। ऑल क्लियर? ठीक है। ऑल क्लियर यानी अच्छे से क्लियर है ना? ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज देखा जाए क्या क्या आपके लिए मेरे जखीरे में अवेलेबल है, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इकोनॉमिक्स पर, चूंकि अब इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है 31 जनवरी को आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, बजट आने वाला है। और तो अब थोड़ा सा चर्चा इकोनॉमिक्स के विषयों की आज पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और टॉपिक कनेक्ट किया गया है, जिस टॉपिक का नाम है बिजनेस लाइन का निजी क्षेत्र को निवेश में कमी को पूरा करना होगा। ये दो टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, यानी कमजोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर। ये द हिंदू के फ्रंट पेपर की न्यूज है, जो हमारे लिए जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज, और उसके साथ साथ स्वाभाविक है इनडायरेक्टली ही सही ये सोशल जस्टिस से भी जुड़ा है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स पहली यूनिट, बताने की जरूरत नहीं। ए से और प्रीलिम्स के साथ साथ तो जोड़ा ही हुआ। तो कमजोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर पड़ा है, इसलिए निजी क्षेत्र को आगे बढ़ना होगा और निवेश में कमी को पूरा करना होगा। सेम। तो ये दो टॉपिक आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किए जाएंगे और बहुत ही साइंटिफिकली हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद आईएलओ की रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स पर, यानी माफी चाहूंगा बच्चों, आज थोड़ा सा मैंने बताया था कि कल से ही थोड़ा गैस का इश्यू, पेट में तबीयत का इश्यू हुआ है। आईएलओ की रिपोर्ट में क्या कहा गया है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के बारे में, यह भी एक अच्छी चर्चा है। खासकर ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन आईएलओ की चर्चा है तो एक क्वेश्चन भी बना दिया हूं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और उसकी भूमिका क्या होती है। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स की निगाह से। फिर इसके बाद इंसॉल्वेंसी एक्ट के ऊपर, इंसॉल्वेंसी कानून के ऊपर एक बढ़िया आर्टिकल था, और स्वाभाविक इस पर पीछे प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे गए। ये ऐसा टॉपिक है जो हमेशा रिलेवेंट रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इंसॉल्वेंसी के ऊपर भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स और प्रीलिम्स के लिहाज से। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे केन्या, यानी कि केन्या देश में केन्याई झील पर जलकुंभी से मछुआरों की आजीविका को खतरा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गाजा युद्ध विराम समझौता तैयार, अमेरिका और हमास। इस पर मैं रुका इसलिए आज उस दिन भी ये टॉपिक था, आज भी ये टॉपिक है, और आज सबसे पहले हम इसी टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये बड़ा ही फायदेमंद होगा, एक पूरी चर्चा, काउंटर क्वेश्चन और सभी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। फिर इसके बाद स्वाभाविक क्यूएस रैंकिंग आई है, और इस क्यूएस रैंकिंग में कहा गया है कि भारत भविष्य की नौकरियों के लिए तो तैयार है, लेकिन स्किल स्किल में गैप, यानी जो हमारे यूथ हैं, जो हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि हमारे यहां पर जो भी यूथ हैं वो एजुकेटेड हैं बट वो स्किल्ड नहीं है, या जैसी डिमांड है मार्केट में वैसे स्किल नहीं है। तो ये जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन, जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रीलिम्स और ऐसे इन सब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, मुझे लगता है अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर रिपीटेटिव है, हमेशा आता रहता है और इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। फिर इसके बाद आज प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे प्लेनेट परेड। ये क्या होती है? जैसे आपने आर्मी वगैरह का देखा होगा परेड, 26 जनवरी की परेड, वैसे ही प्लेनेट परेड क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद बिजनेस लाइन में आएंगे एफसीआरए नियम, यानी जो फॉरेन कंट्री से हमारे एनजीओ को पैसा आता है, उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए जो एफसीआरए कानून है, उस एफसीआरए कानून में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए, और जब भी ऐसा संशोधन आया है 100% यूपीएससी का एक क्वेश्चन रहा है। और आप देखेंगे कि आज वह संशोधन हम पढ़ेंगे और ये दिखाएंगे कि पीछे जब संशोधन हुआ तो कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो मेरी तरफ से ये एफसीआरए में जो अमेंडमेंट लाया गया है, ये मुझे लगता है कि 100% इस बार एफसीआरए आ रहा, क्योंकि 10 साल के आसपास हो चुका है, 8 साल, हाँ 10 साल, अभी तक इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स और एसे की निगाह से हम लोग इसका भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले, यानी आज हम लोग करने जा रहे हैं अभिव्यक्ति आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और इसमें जो पहला टॉपिक लिया गया है आपके सामने कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संघर्ष विराम, यानी हमास और इजराइल के बीच में जो संघर्ष विराम समझौता हुआ है, दोनों पक्ष युद्ध रोकने को तैयार हो गए हैं, इसका क्या अर्थ है और क्यों ऐसा किया गया, और इस विषय को लेकर के यूपीएससी इंटरव्यू में किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो 2025 में इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये टॉपिक उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये याद रखिएगा। यानी जरूरी नहीं कि 2025 वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट, ये 26-27 में जो तैयारी करने जा रहे हैं, आखिर आप भी तो चिंतन करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा एनर्जी डाउन दिखेगी, उसके पीछे रीजन देख सकते हैं, पेट बिल्कुल तना हुआ है और इशू अभी है। तो आप देख सकते हैं, यानी 20 जनवरी को भी, फिर 16 जनवरी गाजा युद्ध विराम समझौता तैयार, अमेरिका और हमास, इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के मसौदे में क्या है। तो इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा संघर्ष वाला आपको पता है, आप देख सकते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं, मेंबर ए, मेंबर बी, मेंबर सी, मेंबर डी और ऑब्वियस है चेयरपर्सन, इसी पैटर्न पे, यानी कुल 5 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। अब स्वाभाविक है, यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, युद्ध विराम समझौता क्यों महत्वपूर्ण, व्हाई इज द सीज फायर एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट, ऐसा आपसे प्रश्न बन सकता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजें तैयार है। तो युद्ध विराम समझौता क्यों महत्वपूर्ण, स्वाभाविक है, इसको बिना कंटेंट पढ़े हुए आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, इंटरनेशनल ऑर्डर में जो नैतिकता है वो 3 चीजों को प्रपोज करती है, या हम कहें प्रस्तावित करती है, और वो होता है इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संधि। तो स्वाभाविक है, अंतरराष्ट्रीय शांति इस युद्ध विराम समझौते से हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से यह युद्ध विराम समझौता अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक सामान्य सी बात है, जो बहुत मजे हुए वक्ता होते हैं वो इस प्रकार के प्रश्नों को इतना हल्के में लेकर के अपनी बात कह देते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, उस लेवल तक आने में आपको समय लगता है। ऐसे में आपके लिए एक आंसर का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, आप जरा देख सकते हैं। युद्ध विराम समझौता, यानी आपको बोलना कैसे, जैसे ये प्रश्न आया तो आप बोलेंगे सर धन्यवाद, यानी आपका टोन क्या होगा, जी सर धन्यवाद। और युद्ध विराम समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, बिल्कुल एकदम एक सधा हुआ शब्द आपके पास होना चाहिए, यह हिंसा और जानमाल की हानि को कम करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 1, इससे मानवीय सहायता जैसे कि भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं गाजा के प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई जा सकती है, यानी ह्यूमैनिटेरियन एड इससे बेहतर हो पाएगा। फिर बंधकों की रिहाई जैसे मुद्दों का समाधान हो सकता और हुआ भी, यानी हमास ने 3 इजरायली को इजराइल में भेजा, या भविष्य में अस्थायी शांति वार्ता का आधार बन सकता है। आप देखेंगे तो इन क्वेश्चंस में क्या है, एक सीरियल है, युद्ध रुकेगा तो सबसे पहला पॉइंट हिंसा, यानी हम पहले चौथा पॉइंट नहीं बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, आप लोग मुझे बताएंगे, क्या हम चौथा पॉइंट बोल सकते थे? आप कहेंगे नहीं सर, पहले हम चौथा पॉइंट नहीं बोल सकते। तो सीरियल हमेशा याद रखिएगा, ये सब
एक प्रकार से तपस्या है कि आपको पहला पॉइंट क्या बोलना है, दूसरा पॉइंट क्या बोलना है, तीसरा पॉइंट, जब एक एक नंबर से आपकी रैंकिंग निर्धारित होती है। दूसरा, स्वाभाविक है, हिंसा रुकेगी तो मानवीय सहायता प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई जाएगी, यानी दूसरी आवश्यकता यह है। तीसरा, बंधक छोड़े जाएंगे, और चौथा, भविष्य में इसी के बेस पर हम अस्थायी शांति वार्ता तैयार करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। द सीज फायर एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस वायलेंस एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दूसरा, इट अलाउज ह्यूमैनिटेरियन एड सच एज फूड, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल आइटम्स टू बी डिलीवर्ड टू अफेक्टेड एरिया ऑफ गाजा। And third, issues such as the release of hostages can be resolved. And the fourth, it can form the basis for lasting peace talk in the future. तो आप देखिए किस तरीके से आपको बोलने की कला विकसित करनी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इंटरव्यू की तैयारी केवल मॉक के समय नहीं होती। इंटरव्यू की तैयारी आपकी पर डे होती है, लेकिन आपको अच्छे वक्ता के साथ रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप चीजें सीख पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, यानी आपसे, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के मूल कारण क्या है? व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट? तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात, यानी जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न की जड़ आपको पकड़नी होती है। जैसे मैं अभी कुछ दिन से, जैसे राज का, जब मैं सॉरी तो जब मैं राज पटेल की प्रिपरेशन कराता हूं तो उसको एक ही चीज कि बेटे तू क्वेश्चन, मैं पूछ कुछ और रहा हूं, तू समझ कुछ और रहा है, ये गैप कतई नहीं आना है, ठीक है। रूट कॉज ऑफ द इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अब आप कहेंगे सर रूट कॉज पे इंटरव्यू में हमें 5 मिनट में सब बता देना, और रूट कॉज इतना ज्यादा है तो उसको कैसे पॉइंट में समेटा जाए? तो यहां पर एज ए स्टूडेंट ही आपको सीखने की जरूरत है। ऐतिहासिक विवाद, ये कितना शॉर्ट में एक पॉइंट। ऐतिहासिक विवाद, यह संघर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ शुरू हुआ। फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार और भूमि से वंचित किया गया। दूसरा, भूमि विवाद है, यानी वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम जैसे क्षेत्र विवादित हैं। इसका धार्मिक महत्व, तीसरा पॉइंट, यानी यरूशलेम का धार्मिक महत्व संघर्ष को और जटिल बनाता है। और चौथा, राजनीतिक कारण है, हमास और फतह जैसे संगठन आपस में भी संघर्ष करते हैं, जिससे समाधान और कठिन हो जाता है। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बड़े देशों के विभिन्न हित संघर्ष को और भड़काते हैं। तो आप देख सकते हैं सीधे पॉइंट है जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आप सार संक्षेप में चीजों को बता पाने में कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है, युद्ध और नाकेबंदी से गाजा में मानवीय संकट क्यों हुआ? वाई डिड द वॉर एंड ब्लॉकेड कॉज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा? तो आप देखिए भाई, युद्ध होगा तो क्या होगा? अगर युद्ध होगा तो सबसे बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमेशा से याद रखिएगा, इकोनॉमी को लेकर चलना है कि इजराइल की नाकेबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह इजराइल की नाकाबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। दूसरी बात क्या होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोचें कि अगर युद्ध होगा तो इंफ्रा बचेगा नहीं, तो इंफ्रा को नुकसान हो चुका है। तीसरा, भोजन की कमी हो चुकी, क्योंकि कृषि क्षेत्रों का विनाश, इसके अलावा जो फूड इंपोर्ट होता था उसमें बाधा, इससे भुखमरी बढ़ी हुई। और चौथा होता है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, चूंकि अस्पतालों और दवाओं की कमी ऐसी परिस्थिति में सामान्य रूप से हो जाती है। तो आपने ये वाला पॉइंट यहां पर डाल दिया बच्चों। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यानी ऑब्वियस इंग्लिश में वही क्वेश्चन कि इकोनॉमिक इंपैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इसके बाद फूड शॉर्टेज, फिर इसके बाद लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी परिस्थिति में? ऑब्वियस है,
एक पंक्ति में कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन बना किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि की स्थापना के लिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए वो बना है और उसके होते हुए युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही, तो स्वाभाविक रूप से यूनाइटेड नेशन को इस स्थिति को रोकना चाहिए और अपनी रेलिवेंसी, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहिए। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। संयुक्त राष्ट्र यानी गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करे, युद्ध विराम सुनिश्चित करे और स्थायी शांति वार्ता का मंच बनाए, यानी एक प्लेटफॉर्म बनाए। रेड क्रॉस क्या करे, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक हो गया यूएन, दूसरा रेड क्रॉस। घायल और जो एक स्थान से दूसरी जगह रिप्लेस हो चुके हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना फोर्स्ड माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन यानी बलात् प्रवासन, तो घायल और विस्थापित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और आश्रय प्रदान करें। मानवाधिकार संगठन क्या करें, युद्ध अपराधों की जांच करें और पीड़ितों को न्याय दिलाएं, या उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो यूएन की क्या भूमिका होनी चाहिए, जरा देखिए आप आंसर का जो प्रेजेंटेशन है। अब ऐसे अगर आपसे सामान्य रूप से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई इस प्रकार के युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका, तो शायद आप एक यूएन के बारे में ही बता पाते। क्या ये सही है कि नहीं? अब मैंने क्या किया, यानी यहां रेड क्रॉस भी डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, यहां पर जो है जितने भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस उनको भी डाल दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह। तो ये चीजें होती, यानी जैसे क्योंकि आपके पास समय कम होता है, वो बहुत डीप नॉलेज इंटरव्यू में नहीं चाहते, वो डीप पर्सनालिटी चाहते हैं कि इतने बड़े मुद्दे को कैसे इसने इतने में सपेट रखा। फिर इसके बाद आता है, अगर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ इंडिया। यानी ऐसी परिस्थिति में भारत, ऑब्वियस है, भारत शुरू से ही एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहा है, एक संतुलित दृष्टिकोण, जिसमें हम स्वाभाविक टू नेशन थ्योरी हम मानते हैं कि भाई फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का अस्तित्व उस क्षेत्र में है और वो रहना चाहिए। तो स्वाभाविक है, वही चीज यहां पर लिखा है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। भारत को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने चाहिए, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भागीदारी करे, यानी इन क्षेत्रों में अगर युद्ध हो रहा है और कोई भी प्रयास हो रहा है संयुक्त राष्ट्र के मंच से, तो भारत को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, शांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और मानवीय सहायता, ऑब्वियस, गाजा में राहत सामग्री और चिकित्सीय सहायता, मेडिकल हेल्प भारत को भेजना चाहिए, और भारत ऐसा हमेशा से भेजता रहा है। तो भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, यह भी आपको यहां पर डिस्कस कर दिया गया। ठीक है, तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स होना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होना चाहिए, आप यहां से देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, व्हाट कुड बी द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस टू द ग्रोइंग फूड इनसिक्योरिटी इन गाजा। गाजा में बढ़ती खाद्य असुरक्षा का कारण और समाधान क्या हो सकता है? तो कारण है ऑब्वियस है यार, अगर किसी भूमि पर युद्ध हो रहा है तो उस भूमि पर ना तो खेती हो पाएगी और ना ही किसानी हो पाएगी। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही हो गया, बताने की आवश्यकता नहीं। यानी ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, भाई युद्ध हो रहा है तो एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं हो सकता। एक दूसरा, जो चीजें वहां उत्पादित नहीं होती उसका कोई भी देश इंपोर्ट करता है, जैसे हिंदुस्तान भी इंपोर्ट करता है बहुत सी चीजें, वैसे हर एक देश जो उसके यहाँ खाद्य वस्तुएं उत्पादित नहीं होती हैं और उसका कंजम्पशन, उसकी खपत है, तो वो क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है। अब एक तो खेती का विनाश हो गया, दूसरा क्या हो गया कि अगर युद्ध हो रहा है तो इंपोर्ट प्रभावित हो जाएगा कि नहीं, आयात हो नहीं पाएगा। तो ये दो सबसे बड़े रीजन है जो खाद्य सुरक्षा का कारण बने हुए हैं। आई होप आप देख सकते हैं। और तीसरा हो जाता है कि जब युद्ध होता है तो स्वाभाविक रूप से उद्योग बंद होते हैं, तो बेरोजगारी भी बढ़ती है और उसके कारण से गरीबी बढ़ती है। तीन रीजन जिसके कारण से वहां पर खाद्य असुरक्षा का माहौल बन सकता है। समाधान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना और कृषि क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में निवेश और आर्थिक प्रतिबंध जो लगे हुए हैं उनको कम करना। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। अब आता है, क्या यह युद्ध विराम जो भी हुआ है दीर्घकालिक शांति लाने में सक्षम है? याद रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न ये मैंने बनाया है कि ये जो युद्ध विराम, ये तो पक्का पूछा जाएगा, पीछे की क्या चीज आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला कि क्या ये जो युद्ध विराम है दीर्घकालिक शांति लाने में सक्षम है, आपका उत्तर होगा हाँ।
लेकिन आप एक कंडीशन लगाएंगे कि हां भाई होगा, लेकिन अगर दोनों पक्ष इस शांति समझौते का ईमानदारी के साथ पालन करते हैं तो। अब मान लीजिए कि दुनिया को दिखाने के लिए कर लिया गया, लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति क्या है, अभी भी छुपे रूप से आक्रमण की गतिविधि हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से शांति की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब आता है नहीं, यानी हां। देखिए कैसे आपको बोलना है इंटरव्यू में बच्चे, हां कंडीशन, अगर सभी पक्ष ईमानदारी से समझौते का पालन करें, बुनियादी मुद्दों जैसे भूमि विवाद और बंधकों की स्थिति का समाधान हो, नहीं हो सकता अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, जैसा मैंने आपको बताया, और अस्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाते। तो आप देख सकते हैं, यानी मेंस का लिखने का ढंग अलग है, प्रीलिम्स को पढ़ने का ढंग अलग है, और आप स्वयं देख सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी करने का ढंग अलग है। तीनों परीक्षाओं की तैयारी मेरे प्यारे बच्चों, कंटेंट तो एक ही होता है, लेकिन क्या तीनों का प्रेजेंटेशन अलग है कि नहीं? फिर एक साथ क्यों? इसलिए कि कुछ बच्चे एक दो जो खुदा न खास्ता किसी न किसी प्रकार से या तो लोअर रैंक पे सेलेक्ट हो गए या स्वाभाविक रूप से इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर वो इस टाइप की बात करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस एग्जाम को आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं ले सकते। आपको प्रीलिम्स को प्रीलिम्स की तरह पढ़ना होगा। बड़ी सरल सी बात है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स का सिलेबस निकालिए, क्या उसको आप बच्चे कितनी आसानी से, चूंकि आप सब नए हैं। अब कोई बच्चा इंटरव्यू देके निकला, उसने बता दिया कि भाई प्री मेंस एक ही साथ पढ़ो। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या इंटरनल सिक्योरिटी प्रीलिम्स में है? बोलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रीलिम्स में है? एनवायरमेंट में जिस टाइप के क्वेश्चन मेंस में अभी तक आए हुए, क्या वो प्रीलिम्स में पढ़ना है? क्या इकोनॉमिक्स की 10 यूनिट जो लिखी हुई है प्रीलिम्स में है, केवल बजट को छोड़ करके? आप मुझे बताएं, क्या 10 की 10 यूनिट में जो आपसे डिमांड कर रहा है उस टाइप से प्रीलिम्स में डिमांड है? नहीं है। तो इसलिए मेरी भी बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के क्वेश्चन जो ऑब्वियस है टॉपर्स बताया करते हैं, आप देखोगे टोटल अलग होता है, प्रेजेंटेशन अलग है, तरीका अलग है। अब आप देख रहे हो, क्योंकि यहां आपकी राय ले रहा है, योर ओपिनियन, इंटरव्यू में आपका ओपिनियन उनके लिए मैटर करता है। तो आपने क्या कहा कि सर हो सकता है, लेकिन ये दो कंडीशन है, नहीं हो सकता अगर ये दो कंडीशन फॉलो नहीं की गई तो। इसलिए देखो सिंपल, हम लोग एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां पर अब रिजल्ट की झड़ी लगेगी, और जब कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन होता है ना, कोई बड़ी क्रांति होती है, तो उस क्रांति को रोकने के लिए भी बहुत से तरीके निकाल दिए जाते हैं। बट आप सबको यह ध्यान में रखना है कि आप सब जितने हो सबको निकलना है, और उसके लिए तीनों एग्जाम की तैयारी अलग अलग जो मैं आपको कराता हूं अपने फाउंडेशंस में। प्रीलिम्स बिल्कुल अलग चल रहा है, मेंस बिल्कुल अलग चल रहा है, इंटरव्यू बिल्कुल अलग चलता है। ये सब बच्चे अपनी गांठ बांध लें। यानी इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल, बोलते समय कम्युनिकेशन स्किल, जरा अंतर भी देखेगा। इंटरव्यू में बोलते समय कम्युनिकेशन स्किल, मेंस में लिखते समय कम्युनिकेशन स्किल, और प्रीलिम्स में टिक मारते समय प्रीलिम्स कम्युनिकेशन स्किल। तीनों एग्जाम बिल्कुल अलग हैं बच्चों, ठीक है? इसलिए ये आपको करना। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उसे कैसे देखा जाता है। तो ऑब्वियस है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नागरिकों पर हमले होते हैं उसे युद्ध अपराध के रूप में देखा जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है? युद्ध अपराध के अंतर्गत यह चीज आती है जिनेवा कन्वेंशन के तहत। यानी ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। जिनेवा कन्वेंशन का जिक्र करना और कहना है कि यह जिनेवा कन्वेंशन कहता है युद्ध के समय किसी भी प्रकार से नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें प्रत्येक प्रकार से हमें बचाना है। इस प्रकार के अपराधों की जिम्मेदारी तय करने के लिए आईसीसी को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब आता है भारत के लिए इस संघर्ष से क्या सबक है, व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंडिया। तो भाई स्वाभाविक है, आंतरिक सुरक्षा,
मानवीय संकट प्रबंधन और कूटनीतिक संतुलन। यानी हमें भी सीखना चाहिए कि भाई हमारे चाइना के बीच में, हमारे पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकते हैं, तो भारत को अपने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कश्मीर में शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत को आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में और विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि हमें अपने पड़ोसियों के प्रति एक अच्छी विदेश नीति का संचालन करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट के रूप में। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, ये भी आपको, क्या मानवीय सहायता को हथियार बनाया जा सकता है? ठीक है ना, हथियार मतलब इसको गलत ढंग से यूज करना, बिल्कुल है। तो उसके लिए भी यहां कंटेंट रेडी है। संभावना, सहायता का उपयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। सहायता के वितरण में पारदर्शिता की कमी से हथियार बन सकते हैं, यानी कि कुछ इच्छित लोगों तक ही हम इसको पहुंचाएंगे। समाधान, तो भाई समाधान यही है कि अगर कोई भी, जैसे भारत ने खाद्यान्न भेजा, अब भारत ने खाद्यान्न भेजा, अब वो गाजा का जो आ, सबसे मजबूत संगठन है फिलिस्तीन का, वो क्या करेगा, उसको एक विशेष एरिया में लेके जाएगा जहां पर उसके अपने लोग ज्यादा हैं, यानी जहां पर उसको सपोर्ट सबसे ज्यादा, बाकी अन्य एरिया में वो नहीं देगा। तो यही कहा जा रहा है, क्या इसको वेपन बनाया जा सकता है? बिल्कुल, अपने हितों का पोषण करने का हथियार उसे बनाया जा सकता है। अब दूसरी बात आती है कि ऑब्वियस इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन निगरानी करेंगे, भाई आपके पास इतना ह्यूमैनिटेरियन एड जा रहा है, आप उसका इस्तेमाल कहां कहां कर रहे हैं। गाजा में पुनर्निर्माण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, देख सकते हैं। पहला हो गया आर्थिक सहायता, दूसरा हो गया स्थानीय नेतृत्व, तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। देख सकते हैं बेटा, ऑब्वियस है, अगर कहीं नुकसान हो चुका है तो हम आर्थिक इकोनॉमिक असिस्टेंस के द्वारा ही वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कर सकते हैं, खेतों का फिर से कृषि के लिए हम उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं, इंडस्ट्री को फिर से स्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को जोड़ना, और स्वाभाविक है अंतर्राष्ट्रीय सहायता, इसके द्वारा हम गाजा को फिर से मजबूत कर सकते हैं। युद्ध विराम टूटने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या कदम होना चाहिए? मान लीजिए कि इजराइल और हमास के बीच का यह जो युद्ध विराम है वो टूट जाए, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए? यानी भारत को, यूएन को, अमेरिका को, ऑब्वियस है। तो एक प्रेशर हमेशा, देख सकते हैं ना, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए कि भाई तुम लोग किसी भी प्रकार से, यानी कोई भी एक घटना हो और उसी समय शक्तिशाली देश अपनी तरफ से संदेश दें कि नहीं यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय सहायता बढ़ाना और संघर्ष के समाधान में तेजी लाना, यह होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी चर्चा रही मेरे प्यारे बच्चों इंटरव्यू की। और अभिव्यक्ति आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये केवल आईएएस का ही नहीं, यानी अब पीसीएस का भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैं स्वाभाविक रूप से चलाऊंगा, क्योंकि अब यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की अभी पूरी तैयारी मैं करा ही रहा हूं। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। अब आता है दूसरा, यानी कमजोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर। मेरे बच्चे, क्या इस टॉपिक को, जो भी बच्चे यहां हैं, खासकर जो नए बच्चे हैं, वो मुझे बताएंगे, क्या मेरे बिना पढ़ाए अगर मैं केवल एक डायग्राम बना दूं, इनफैक्ट डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बच्चा हो, कमजोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर पड़ा है, ऐसा ये द हिंदू का फ्रंट पेज है, ठीक है। और फिर 20 जनवरी का ही निजी क्षेत्र को निवेश में कमी को पूरा करना होगा। यानी यहां कह रहा है कि निजी क्षेत्र का निवेश नहीं हो रहा, रीजन बता दिया गया कि डिमांड कम है, और यहां कहा कि भाई तुम्हें करना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी नहीं। सॉरी, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये पूरा टॉपिक दोनों क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि कोई बच्चा कह भी सकता है कि सर क्लियर नहीं है? एक बार कमेंट करो जितने भी बच्चे हो, तब मुझे, माने मैं बोला सॉरी सर, मैं यहां पर आई क्यू लेट ज्वाइन किया, वैटी
देखो एक तरफ से आ रहा है, क्लियर है। अब इसी को मैं आपको समझाता हूं जरा एक बढ़िया से डायग्राम से, और फिर आएंगे हम लोग, बाप रे तबीयत, कमजोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर। मेरे बच्चों अब इसको मैं एक टॉपिक से पकड़ता हूं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे तो पोटेंशियल जीडीपी, ये प्रश्न आया हुआ बच्चे, पोटेंशियल जीडीपी, पीजीडीपी कह लीजिए, यानी जिसे हम कहते हैं संभावित सकल घरेलू उत्पाद के बहुत से डिटरमिनेंट्स होते हैं, यानी निर्धारक होते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग बस समझते चलिएगा, ठीक है। बहुत से निर्धारक होते हैं और इन्हीं में से, ठीक है, ऑब्वियस है, एक निर्धारक होता है जिसे हम कहते हैं डिमांड। बहुत से होते हैं बच्चों, लेकिन इसी में से हम एक कहते हैं मांग, और इसी को मैं अक्सर आपसे कहता हूं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जीडीपी ग्रोथ का एक इंजन है जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यय, यानी हम सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता है ना। हर एक व्यक्ति, मुकेश अंबानी भी एक समय उपभोक्ता है, क्योंकि वो जो आटा खाएंगे वो किसी के खेत से, किसी की मिल से निकला होगा, तो आटा खाने के लिए उनको खेत वाले को, मिल वाले को पेमेंट करना ही होगा। तो उपभोक्ता होते हैं हम सब, जिसे हम उपभोक्ता व्यय कहते हैं। और हमारी जीडीपी का ये, अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 100 रुपए में इसका योगदान लगभग 56 से 58 रुपए, अलग अलग डेटा हमारे सामने आता है। तो संभावित सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के दबाव के बिना अधिकतम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसे हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। उसके बहुत डिटरमिनेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण में से एक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा होता है बच्चे, दूसरा होता है जीएफसीएफ, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं निवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इसमें स्वाभाविक रूप से सरकार का भी होता है, लेकिन निजी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा शेयर होता है। शायद अब टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस एडिटोरियल में क्या डिस्कस किया गया है, ठीक है, इस एडिटोरियल में यह कहा गया है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है इकोनॉमी का, जो इन्वेस्टर यानी जीएफसीएफ, तो इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, निजी क्षेत्र यानी मुकेश अंबानी और ये लोग। तो कह रहा है कि चूंकि ये जो डिमांड है उपभोक्ताओं की, ये कम हो चुकी है, इसको मैं ऐसे नीचे कर देता हूं, यानी डिमांड कम है, लो है, तो स्वाभाविक रूप से इनका इन्वेस्टमेंट भी लो है। दोनों चीजों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। यानी अब देखिए 56 से 58 रुपए हमारी जीडीपी का बनाता है पीएफसी, और ये बनाता है 33% बनाता है ना, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का होता है। यानी 100 रुपए की जीडीपी में अगर हम लमसम डेटा लें तो 80% के आसपास, आप देख सकते हैं मैंने सरकार का हटा दिया, तो लगभग 75% हिस्सा इस समय संकट में है। उसी विषय पे कहा गया है, इसीलिए हमारी जीडीपी कमजोर है, और यही आउटलुक हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, यानी इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। अब आप देखें, मांग कम है, निवेश कम है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, जरा अब इसे आप दूसरे कलर से समझने की कोशिश कीजिए। इसका इंपैक्ट क्या होगा, यानी इसका प्रभाव क्या होगा, जरा आप यहां से महसूस कीजिए। तो आप कहते हैं कि सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसा आप लोग कही रहे थे सर, ये जो लैंड है, जो लेबर है, लैंड है, रॉ मटेरियल है, जो लेबर है, जो कैपिटल है, जो एंटरप्राइज है, ठीक है ना, या उद्यमी है कुछ भी, तो स्वाभाविक है इनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। यानी जैसे भूमि का उपयोग, पहले 2 फैक्ट्रियां काम करी थी, अब 1 फैक्ट्री काम करेगी, तो उस लैंड का यूज कम हुआ। और अगर 2 फैक्ट्री काम करी थी, 1 फैक्ट्री काम करी, तो रॉ मटेरियल का भी यूज कम हो गया। तो ये भूमि और रॉ मटेरियल से किसी की इनकम हो रही थी कि नहीं हो रही थी, आप बोलो। अरे भाई, आपकी भूमि पर सरकार ने कोई काम शुरू किया रेंट पे,
तो क्या हो गया, रॉ मटेरियल के लिए भी कुछ न कुछ वो भुगतान करी, तो यहां से आय जनरेट हो रही है। इसी प्रकार से जब दो फैक्ट्री के बजाय एक फैक्ट्री काम करेगी तो लेबर को भी काम कम मिलेगा। तो देख सकते हैं आय का डायग्राम भी नीचे जा रहा है, लेबर यानी श्रम की आय का डायग्राम भी नीचे जा रहा है। और स्वाभाविक है जब ऐसी स्थिति होगी तो कैपिटल का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपने खुद ही पढ़ा कि कैपिटल का भी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो, तो इसका मतलब जो इस पे ब्याज मिलता है वो भी कम जाएगा, प्लस जो एंटरप्रेन्योर है उसको जो लाभ मिलता है उसकी ये लाभ भी तो उसकी अपनी इनकम है ना बच्चों, ये भी कम होगी। तो इसका मतलब इन चारों को जोड़ने से ही हमारी नेशनल इनकम बनती है, तो हमारी नेशनल इनकम भी कम होगी। यही यहां डिस्कस किया गया है पहले टॉपिक में। और दूसरे एडिटोरियल में कहा गया कि अगर इस स्थिति को चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, यानी अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। यानी यही कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ये पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो गई। इतना क्लियर तो समझिए आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आता है आपके मन में एक प्रश्न, स्वाभाविक रूप से ये पहले वाले पॉइंट पे होना चाहिए कि सर ये डिमांड कम क्यों हो गई, यानी ये जो डिमांड आपने कहा है कम क्यों हो गई। मेरे बच्चों बताओ मांग क्यों कम होगी, एक बार आप लोग कमेंट कर दो, सबका कमेंट मैं देख लूं। मनदीप कह रहे हैं पानी पानी, पलक गुप्ता, छवि, अंजनी, नगमा, निशा, ईच एंड एवरीवन। यस, देखो छवि अभी इसका अटेम्प्ट 27-28 में, बिल्कुल इसने पकड़ लिया। इसने क्या पकड़ लिया मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरी समझिए कि हालात कैसे हैं मैं क्या ही बोलूं। इसने कहा सर इन्फ्लेशन, मेरे बच्चे यानी मांग कम है बिकॉज ऑफ द, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे, यानी इन्फ्लेशन, मांग को प्रभावित कर रही मुद्रास्फीति। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब मुद्रास्फीति होती है तो लोगों के पास सेविंग नहीं होती, यानी बचत नहीं होती। क्या नहीं होती है, बचत नहीं होती। और अगर बचत नहीं है तो वो फिर इन्वेस्ट क्या करेगा। और इसी पर एक दूसरा प्रश्न भी आगे दिया गया है, अभी आप देखेंगे कि सेम संभावित सकल घरेलू उत्पाद के बहुत से निर्धारकों में से एक प्रमुख निर्धारक है बचत दर। क्या आप इससे सहमत हैं? ऑब्वियस सेविंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर किसकी सेविंग, हाउस होल्ड की सेविंग, तभी तो परफेक्ट कंज्यूमर बन करके मार्केट में डिमांड करेगा। डिमांड करेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दौड़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर यहां पे आपका तैयार हो गया आप यहां से देख सकते हैं। तो इसका मतलब मांग कम है, उसके पीछे रीजन है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के पीछे रीजन है सप्लाई साइड का कॉन्स्ट्रेंट, खासकर फूड इन्फ्लेशन में, यानी आपूर्ति पक्ष की बाधा। आपूर्ति पक्ष की बाधा का मतलब है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चरम मौसमी घटनाओं के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में कमी। वो सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है। जैसे 2024 के पेपर में आरबीआई का हवाला देते हुए पूछा गया था कि आरबीआई की मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में क्या भूमिका है। तो भाई आरबीआई तो केवल डिमांड साइड को कंट्रोल कर सकता ना, कि रेट बढ़ा देगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक है इन्फ्लेशन एक प्रकार से रुकेगा। लेकिन सप्लाई साइड तो पूरा आपको चेंज करना है ना। तो सप्लाई साइड कैसे चेंज होगी जो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए फिर हमें एक बहुत बड़े रिफॉर्म स्ट्रक्चर की जरूरत है। नॉट रिफॉर्म की, मैंने क्या बोला, सुधार संरचना। जरा शब्दों का चयन देखिएगा, रिफॉर्म स्ट्रक्चर की जरूरत है। कैसे, हमें भारतीय कृषि को उत्पादक बनाना पड़ेगा, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। भारत में 86% किसान छोटे एवं मार्जिनल है, सीमांत है। 86%, उन 86% की जो खेतों की हिस्सेदारी है,
यानी जिसे हम ऑपरेशनल होल्डिंग कहते हैं, यानी जिसमें जुताई बुआई होती है उसे ऑपरेशनल होल्डिंग बोलते हैं, वह टूटी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। आप अपने आसपास का स्वयं देख सकते हैं, परिवारों में समय के साथ बंटवारा होता जा रहा है, जमीनों के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो सरकार को उस प्लान पर काम करना होगा, तब जाकर के हम सप्लाई साइड मेंटेन कर पाएंगे और फिर आरबीआई डिमांड साइड को मेंटेन करे और सप्लाई साइड हम प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करके बेहतर करें, तो स्वाभाविक रूप से हम भारत में इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। आई थिंक आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ गए। पिक्चर क्लियर होगी। तो एक रीजन ये हो गया कि लोगों के पास बचत। एक और भी है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यानी दूसरा रीजन है मांग कम होने का, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, भू राजनीतिक संकट। और जब भू राजनीतिक संकट होता है तो बाहर से चीजें महंगी आती हैं। तो पहले हम 5 चीजें खरीद रहे थे 5 रुपए में, अब हम क्या खरीद रहे, 5 रुपए में मुझे 3 ही मिल रही। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब हमारी मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है तो स्वाभाविक रूप से उसका होलिस्टिक रूप से भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा और उसके कारण भी हमारी बचत कम होगी। अगर हम महंगी चीजें हमारे देश में आ रही, महंगा तेल आ रहा है, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो चलाने का तेल हो, चलाने यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फैक्ट्री के लिए जो आप पेट्रोल और डीजल और गैस क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, और जो खाने के लिए यानी वनस्पति तेल एडिबल ऑयल जो आप मंगा रहे हैं, अगर ये दोनों महंगा है तो स्वाभाविक है आपकी किचन भी महंगी होगी, आपके जेब पर इसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। जैसा कि एक बच्चे ने लिख ही दिया है, निशा बैरवा ने, कि सर इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति। तो मांग क्यों कम है? आपके सामने 2 रीजन साफ साफ दिख रहे हैं। पहला रीजन मुद्रास्फीति, दूसरा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, और तीसरा खाद्य उत्पादों में गिरावट यानी सप्लाई साइड कांस्टेंट, जिसके कारण से कृषि क्षेत्र में भी मुद्रास्फीति बड़ी मात्रा में है। तो ये सारे बिंदु आपके दिमाग में आ गए हैं, तो आई थिंक कि अब हमें इसके आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ना ही चाहिए कि निजी क्षेत्र अब इसमें निवेश करे। दूसरा जो बिजनेस लाइन वाला था, तो निजी क्षेत्र कैसे निवेश करेगा? मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते समय हमेशा एक चीज सिखाई है कि एक शब्द आता है एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट यानी आपके अंदर भी है। एनिमल स्पिरिट मतलब एक एक फीलिंग है, एक एक उत्साह है, एक ऊर्जा है कि हमें कुछ करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। यानी जैसा ना, स्वतः आप कभी 4 घंटे की पढ़ाई करते हो, तब तक आपके मन में है कि यार आज 2 घंटा और पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं एनिमल स्पिरिट, उत्साह। वो उत्साह कब होता है? जब आपने 4 घंटे पढ़ा तो आपको कुछ आउटकम मिलने लगा, तो आपने कहा अरे यार मजा आ रहा, 2 घंटे और करेंगे। ऐसे ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर के, वो इकोनॉमी की कंडीशन, खासकर डिमांड देख करके उत्साहित होते हैं, उनके अंदर एनिमल स्पिरिट आती है। लेकिन अगर डिमांड नहीं होता तो एनिमल स्पिरिट नहीं आती। तो अब ऐसी परिस्थिति में मार्केट में डिमांड को क्रिएट करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तभी निजी निवेश आएगा। और वो कदम क्या उठाने पड़ेंगे, आप सबको ना जाने कितनी बार रटाया गया। आप स्वयं बताएं क्या कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों के हाथ में पैसा है। स्वाभाविक है, पहला यही आता है कि भाई पॉलिसी रेट में कटौती करो जिससे कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है। स्वाभाविक है। दूसरा, खूब रोजगार सृजित करो जिससे लोगों के हाथ में पैसा है। ये जियो पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो, ये सप्लाई साइड की जो बाधाएं वो खत्म हो जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कमजोर ना पड़े, यानी मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। इसके साथ साथ सरकार टैक्सेशन सिस्टम में भी कुछ नए रिफॉर्म लाए, यानी कर व्यवस्था में, जिससे मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़े। अभी मिडिल क्लास केवल टैक्स पे ही क्लास बन के रह गया, यानी जितना कमा रहा बेचारा उसका एक बड़ा हिस्सा सब टैक्स में जा रहा है। आप लोग कहते हो ना कि सर आप जो है हर चीज पे आप फीस ले रहे हैं। बेटा फीस हम नहीं ले रहे। जिनको समझ नहीं है वही बच्चे केवल आलोचना करते हैं, एक आध दो। सरकार सब वसूल रही है। आप 1 रुपए का एडमिशन लेते हैं, आपसे 18 रुपए, उस पे 18% जीएसटी ले रहा है। आपकी 5 रुपए की इनकम है, उस पर इनकम टैक्स लग रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो मकड़ जाल है, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि हर साल 4,000 5,000 जो बड़े उद्योगपति हैं वो देश छोड़ करके विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। कुछ अलग निकालो जिससे कि प्रोत्साहन, केवल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना से 14 से 15 उद्योगों को आगे बढ़ा करके इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, जब छोटे छोटे काम करने वाले लोग। अब अगर मैं मान लीजिए 5 रुपए कमा रहा हूं और आपकी कोचिंग है, आप 500 रुपए कमा रहे हैं और टैक्स का भार मुझ पे उस पे समान है, तो ग्रोथ किसकी होगी? उसकी होगी, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा बजट है, हमारे पास बजट नहीं। हम क्या होंगे एक समय के बाद मार्केट से बाहर, चूंकि बच्चा ही कहेगा यार ये आदमी हर चीज की फीस लेता है 100 रुपया लेता है या 1,000 रुपया लेता है, क्या है यार, हंसी आती है। लाखों रुपया लोग दे रहे हैं फीस। चलिए खैर, अच्छी बात। आई थिंक कि आप समझ गए, यही पूरा विषय डिस्कस किया। एक बार सब बच्चे बताएं, एकदम से क्लियर हो गया? ठीक है, यही विषय विस्तार के साथ मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस किया गया। तो कमजोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर। ठीक है, पॉइंट इसके लिए पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। निजी क्षेत्र को निवेश में कमी को पूरा करना होगा, लेकिन कैसे होगा? तो अब गवर्नमेंट क्या प्लान करती है, और ये दोनों टॉपिक पढ़ते ही मेरे प्यारे बच्चों, अब निजी क्षेत्र को निवेश में कमी को पूरा करना होगा या डिमांड कम है, ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में मैंने डाल दिया। अब जैसे ही 31 को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसकी पंक्तियां पकड़ेंगे, क्या राष्ट्रपति महोदय क्या क्या अच्छी बात बोल रही, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे को पकड़ेंगे और फिर बजट को पकड़ेंगे कि क्या दिया जा रहा है बजट में, यानी डिमांड को मेंटेन करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर के अंदर एनिमल स्पिरिट जागृत करने के लिए। तो ये दो चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत विस्तार से। तो ये हो गया यानी दोनों टॉपिक। तो लेख में भारत में निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है, जिसका कारण खराब घरेलू मांग देख सकते हैं पहला, उच्च मुद्रास्फीति, और तीसरा बढ़ती इनपुट लागत। इनपुट लागत यानी कोई भी चीज पैदा कर रहे हैं तो उसकी लागत, मतलब कोई भी चीज जब हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम रिमोट बना रहे हैं, तो इस रिमोट को बनाने में कीपैड या कोई भी इंग्रेडिएंट जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, कहीं से, उसकी लागत बढ़ गई है। तो जब लागत बढ़ी तो ऑब्वियस है वस्तु की कीमत भी बढ़ी, और भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, ये चार चीज हैं, याद रखिएगा। पॉइंट इज क्लियर बेटा? पॉइंट इज क्लियर एकदम से? चारों पॉइंट सबको पता है? घरेलू मांग, उच्च मुद्रास्फीति, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। अरे भाई इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, तेल महंगा पाओगे तो सामान महंगा बनाओगे, बात सिंपल सी। इनपुट लागत को क्या बोलते हैं? कास्ट पुश, यानी लागत के कारण से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। और फिर कहा जा रहा है कि सरकार, यानी जो जीएफसीएफ में मैंने पढ़ाया था, गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट भी तो करती है, तो कह रही कि सरकार भी पैसा लगा रही, लेकिन और कहां लगा रही, यानी इकोनॉमी में लगा रही, लेकिन उसके बावजूद भी माइनिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सरकार लगा रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसा नहीं लगा रहा है। रीजन वही चार, बस इतना ही आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। अब हाथी के दांत दिखाने के, क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो कुछ सर अब तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाते, ठीक है, अब मजा नहीं आता, सिलेक्शन चाहिए। और 2025 में चैलेंज है ये, इस फेस का ऐसे फोटो खींच लीजिए। अगर बच्चे जिस दिशा में इस समय प्रीलिम्साथॉन में चल रहा आधारशिला में, अगर यही गति बनाए रख गए और जैसा ये लोग वादा कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से, हमारी टीम तो अपनी तरफ से 200% से ज्यादा प्रीलिम्स में काम करी और बहुत क्लासिक काम हो रहा है, वो ज्ञान का गोदना हम लोग नहीं गा रहे, तो इतना रिजल्ट करूंगा 25 में कि एक बार ट्रस्ट करिए आप। 2025 तो इतना हम लोग करेंगे कि जिसका कोई लिमिट नहीं। ठीक है बच्चे, तो इसलिए अब आते हैं हम लोग जीएस पेपर 3, यानी यह एक नए पैटर्न का आईक्यूआईपी है, ध्यान से समझिए। यानी सिलेबस आगे लगा, लेकिन ये मैं अपने एंगल से अब चीजें क्रिएट करने लगा हूं। यानी यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो दिया है, लेकिन चूंकि आज के समय में सिलेबस को फाड़ के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी सिलेबस से बियॉन्ड, तो मैंने अपना सिलेबस बनाना स्टार्ट किया है।
यही सब इनोवेशन है, इसी में समय लगता है, इसी में टीम लगती है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, वैसे आप पढ़ते तो सीधा इकोनॉमी में पढ़ते, लेकिन देख सकते हैं जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में भी लगा दिया गया, पॉलिसी इंप्लीकेशंस यानी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र कर दिया गया। तो जीएस 3 अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक बनाम निजी निवेश, निवेश में विपरीत प्रवृत्तियां और आर्थिक समृद्धि के लिए उनके निहितार्थों का विश्लेषण, मुद्रास्फीति और भू राजनीति यानी व्यापार भावना और निवेश पर उनका प्रभाव, जो पॉलिटिक्स का, क्षेत्रीय असमानताएं यानी विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है, और ऑब्वियस है गवर्नेंस के साथ भी जुड़ा हुआ विषय है, नीतिगत निहितार्थ, निजी क्षेत्र की भागीदारी को पुनर्जीवित करने में सरकारी योजनाओं जैसे पीएलआई और गति शक्ति की भूमिका है। निबंध आप देख सकते हैं, सार्वजनिक और निजी निवेश को संतुलित करना सतत आर्थिक विकास का मार्ग। क्या इस विषय पर आप एक निबंध के बारे में चिंतन नहीं कर सकते? चिंतन करना है, आपको सोचना है इन सब पर। मैंने सोचा हुआ है, आगे चीजें आपके लिए तैयार है, मेहनत करनी है और सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है। एक बार मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जैसे अब मैं ऐप पर पढ़ाता हूं, तो क्या क्वालिटी इनहेंस हुई है कि नहीं, एक बार सबसे पूछना चाहूंगा। यानी क्वेश्चंस के आंसर जा रहे हैं क्या? ऐप पे पढ़ाने से पहले क्वेश्चन के आंसर कभी जाते थे? कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। अब आप देख सकते हैं क्वालिटी किस लेवल की मैंने बढ़ा दी। तो मैं जब कोई भी चेंज लाता हूं, अपने लिए नहीं लाता हूं, क्वालिटी के लिए लाता हूं, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। ऐसे हो गया आपके सामने। उसके बाद आता है प्रीलिम्स पॉइंटर, यानी क्या क्या इसमें प्रीलिम्स के लिए नहीं गा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट्स, सरपास द सेंटर, यानी राज्यों द्वारा तीसरी तिमाही में किया गया निवेश केंद्र से आगे निकल गया। अब यही ट्रेंड आपसे प्रीलिम्स में पूछता है कि नहीं, सॉरी, यही ट्रेंड आपसे प्रीलिम्स में पूछता है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब लिख देता कि हाल के वर्षों में केंद्र का इन्वेस्टमेंट राज्यों से हमेशा ज्यादा रहा है, ऐसे ही पूछता ना, लेकिन आप देख सकते हैं राज्य आगे निकल गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ और, जैसे क्षेत्र तीसरी तिमाही में बिजली परियोजनाओं में इतने % की वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आगे विस्तार से क्वेश्चन। अब आता है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, यानी आपका यूपीएससी का सिलेबस। भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, यानी ग्रोथ, देख सकते हैं जीडीपी से जुड़ा हुआ सीधा सीधा यह विषय है कि नहीं बच्चों, जीडीपी से जुड़ा हुआ विषय है कि नहीं, ठीक है। और इन्फ्लेशन केवल जीडीपी से ही हम क्यों जोड़े? पहली यूनिट में हमने ही आपको पढ़ाया है, 2022 में या 23 में क्वेश्चन एक बार मैं आप सबसे पूछना भी चाहूंगा, कब है, तो क्या प्रश्न आपसे पूछा गया था? आपसे पूछा गया ना कि भाई देखिए, और वो भी जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में, उसका जिक्र कर दूं फिर आगे बढ़ो। आपसे प्रश्न पूछा गया, चूंकि ये सारे प्रश्न मैं डिस्कस कर चुका हूं जो आप देख रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया कि भाई देखो, गरीबी एवं भूख को अगर समाप्त करना है तो वेलफेयर स्कीम के साथ साथ दो चीजें हमें और करनी पड़ेंगी। एक है रोजगार सृजन करना पड़ेगा, और दूसरा है इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। पूछा था कि नहीं, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। तो ये मुद्रास्फीति केवल अपने आप में मुद्रास्फीति नहीं है, इसका सीधा संबंध गरीब, निर्धनता, भुखमरी से है। और आज के बाद से मेरे जितने बच्चे हैं वो जब इन्फ्लेशन पर बात करेंगे तो वो दुनिया में सबसे बेस्ट होकर के बात करेंगे, और तर्क करेंगे तो कहेंगे कि नई चीज देने जा रहा हूं कि अगर इन्फ्लेशन है, चाहे इंडिया हो या वर्ल्ड हो, मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिख दीजिएगा, अगर इन्फ्लेशन है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 और नंबर 2 हम अचीव करने नहीं जा रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन है तो स्वाभाविक रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कमजोर होने जा रही। मजा आया?
मजा आया क्या? अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ा गया था इन्फ्लेशन किसी भी दुनिया की किताब में? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो बच्चे मुझे फॉलो कर, देखो अब हम लोग, अब अभी तक क्या होता था, दूसरी कोचिंग संस्थानों के बच्चे मुझसे मेंस की तैयारी करने आते थे। अब तो आप लोग देख रहे हैं ना, आपके अपने दोस्त, आपके अपने भाई ही अब सेलेक्ट भी हो रहे हैं और वही लोग अब मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। इसका मतलब अब जो मेरे बच्चे थे जिनको पिछले 5 सालों से ग्रूम किया गया IQIP के द्वारा, अब वो रिजल्ट की प्रोसेस में आ गए। तो अब नई चीजें आपके सामने जब रखता हूं तभी मैं कहता हूं, क्या किसी भी बुक में ये पॉइंट लिखा है कि अगर मुद्रास्फीति है तो हम सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 और 2 अचीव नहीं कर पाएंगे? तो आप देख सकते हैं। अब ठीक है, तो आपको जीएस पेपर 2 के साथ भी जोड़ना है। अब आते हैं जीडीपी से इसका संबंध कैसे, तो आपके सामने ये प्रश्न मैंने डिस्कस कर दिया कि संभावित जीडीपी को परिभाषित करें और इसके निर्धारकों की व्याख्या करें। वे कौन से कारक है जो भारत को अपनी संभावित जीडीपी को साकार करने से रोक रहे हैं? तो क्या इस प्रश्न को आज जो अभी मैंने चार्ट बना के एनालिसिस किया है उससे 100% आप कनेक्ट हुए हैं कि नहीं? ठीक है, आप कहेंगे सर आपने पूरा करा दिया स्टार्टिंग में ही। फिर दूसरा क्वेश्चन 2017 में आता है, भारत की संभावित वृद्धि के लिए कई कारकों में से बचत दर यानी सेविंग, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। अगर सेविंग नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे, चाहे बैंक में इन्वेस्टमेंट करें या नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में करें। ठीक है, आप देख सकते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी दोनों प्रश्न एक बार सब बच्चे बताएं 100% क्लियर है कि नहीं? ठीक है, फिर आता है इस प्रकार का, यानी ऐसा भी प्रश्न आता है कि हाल के दिनों में आर्थिक विकास का नेतृत्व श्रम उत्पादकता में वृद्धि द्वारा किया गया। इस कथन की व्याख्या, यानी श्रम उत्पादकता यानी स्किल के द्वारा, जो इंसान पहले ऐसे एग्जाम्पल की वह 1 घंटे में 1 पेन बना रहा था, अब वो 1 घंटे में 2 पेन बना रहा है, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे की अप्रोच है। वो आप इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं, ये मैंने केवल इसलिए दिखाया क्योंकि डायरेक्ट इसका इस टॉपिक के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करी, मैंने अग्री प्रोडक्टिविटी की बात करी, तो ये प्रश्न इसलिए लगा है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते समय ये सब ध्यान में रखना है। ये ट्रेंड जो भी उसमें दिखाता है वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। अब अगर आप समझ गए तो स्वाभाविक है मॉडल क्वेश्चन, डिस्पाइट फेवरेबल पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज बीन रिलक्टेंट टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक इंबैलेंस। अब आप देखिए जरा, यानी यहां कह रहा है कि भारत सरकार की तरफ से निजी क्षेत्र के लिए नीतियां बड़ी अनुकूल हैं और सरकार ने ढेर सारे इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन भी दे रखे, फिर भी भारत में निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक इंबैलेंस यानी आर्थिक असंतुलन बना हुआ है। एनालाइज द रीजन फॉर दिस ट्रेंड एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस इट। इस प्रवृत्ति के कारणों का विश्लेषण करें और इसे दूर करने के उपाय। 250 शब्द आगे आंसर दिया गया है। अब इस प्रश्न को पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या इस प्रश्न के मर्म को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, यानी इसके एसेंस को। एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, जरा एक बार देखिएगा। अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों के बावजूद भारत में निजी क्षेत्र निवेश बढ़ाने में अनिच्छुक रहा। क्यों ऐसा रहा है? तो यानी वो 4 रीजन, वही 4 रीजन जो स्टार्टिंग में लिखे हुए व्हाट इज द न्यूज में, क्या ये 4 रीजन आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? कारण कौन से होंगे? वही 4 ही रीजन तो है ना, कि भाई मुद्रास्फीति है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, सॉरी है, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब कि यार अगर आप टॉपिक जो न्यूज होता है ना उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं तो IQIP खत्म, उसके बाद टॉपिक के अंदर तो बस केवल एक सरसरी निगाह से। और समाधान क्या होगा भाई? जो चुनौतियां हैं
जो चुनौतियां हैं उन्हीं को उलट दिया जाए तो समाधान, यानी उन चारों का समाधान आपको निकालना है। तो मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित होगी? तो सप्लाई साइड हमें मजबूत करनी पड़ेगी। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को डिप्लोमेटिक प्रयास करके स्वाभाविक रूप से रोकना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे सीमा शुल्क वगैरह कम करके, कस्टम ड्यूटी वगैरह, जो भी हम इंग्रेडिएंट मंगाते हैं ना वस्तु बनाने के लिए, तो हमें सीमा शुल्क वगैरह कम करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं जीएस पेपर 2 गवर्नेंस स्वाभाविक है, यानी सरकारी नीतियों का मैंने जिक्र किया है। तो चाहे इकोनॉमी चाहे जो गवर्नेंस हम लेके आएंगे। अब ऐसे में मैंने कुछ भाई, स्वीकारोक्ति का साहस, सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बार टू कीज टू सक्सेस। विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है। किस, यानी पॉलिसी मेकर्स को समझना होगा कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, वो सारी बातें। फिर आता है आपके सामने 2013 में क्वेश्चन, किसी देश की खुशहाली का आकलन करने के लिए जीडीपी। तो भाई जीडीपी के साथ साथ खुशहाली, तो जीडीपी तो सरकार अच्छा दिखाती है, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, अगर उनकी थाली छोटी हो रही तो स्वाभाविक वो खुशहाल कहां है? ये भी निबंध कनेक्ट हो रहा। भारत में लगभग बेरोजगारी, मतलब एक विसंगति या आर्थिक सुधारों का परिणाम, इस प्रकार की चीजें हैं जिसको आपको जानना है। सेम यूपीपीसीएस के सिलेबस का, यानी यूपीपीसीएस और यूपीएससी तो कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर बेटा? भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, चुनौतियां क्या? हम ये जो अभी आपने पढ़ा, डिमांड की कमी है, अगर आज आपको यूपीपीसीएस का मेंस लिखना हो तो क्या भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सामने डिमांड की क्राइसिस, डिमांड का संकट और निजी क्षेत्र का निवेश में एनिमल स्पिरिट के साथ ना जुड़ना, क्या ये दो चुनौतियां गंभीर रूप से हैं? और हैं तो क्या आप इसे अपने इस आंसर में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? स्वयं बताएं आप। ठीक है, बताएं भाई। ठीक है, झारखंड पीसीएस, वट एवर, कहीं पर भी आप, कोई सा भी, बिहार पीसीएस, भारतीय अर्थव्यवस्था। एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप अच्छा लेक्चर लेते हैं तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होती है। अब यहां पर डेटा आपके सामने कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की थर्ड क्वार्टर में भारत के निजी क्षेत्र के निवेश में 1.4% की गिरावट आई, और रीजन वगैरह क्या है वो सारी आपको बताएंगे। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज है कि राज्यों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र के मुकाबले ज्यादा किया, यानी रोड, सड़क, इन सब पर उन्होंने अच्छा काम किया। आई थिंक कि अब आगे कुछ डिस्कस करने की जरूरत है या नहीं, इसका डिसीजन आप स्वयं करेंगे। जरा मैं आपके सामने कंटेंट रख देता हूं, ठीक है ना। ये डेटा है, यानी गवर्नमेंट कितना करे, सेंट्रल, स्टेट। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल इतना है, स्टेट यहां पहुंच गया है, प्राइवेट माइनस में चला गया है। ठीक है, प्राइवेट फॉरेन ये ठीक चल रहा है, प्राइवेट टोटल आप देख सकते हैं, क्योंकि एफडीआई होता ना बेटा, तो फॉरेन मतलब एफडीआई। निजी क्षेत्र में मंदी, सारा चीज बताने की जरूरत नहीं है। निवेश में राज्य प्रेरित वृद्धि, यानी वही क्षेत्रीय रुझान, यानी किस क्षेत्र में मतलब कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, संकुचन यानी गिरावट देखी गई है, कहां पर निवेश अच्छा आया है, दोनों चीजें आपके सामने हैं। फिर इसके बाद एफडीआई की स्थिति क्या है? ऑब्वियस एफडीआई बढ़ा है, और सरकारी पूंजी व्यय, ऑब्वियस है। सरकारी पूंजी व्यय ये बड़ा अच्छा प्रीलिम्स का भी कॉन्सेप्ट है कि सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी प्लांट में, मशीनरी में, इंफ्रा में, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये शब्द हमेशा दिमाग में रखिए, कभी भी प्रीलिम्स में आ सकता है। कैसे मल्टीप्लायर? भाई हम अगर सड़क बनवाने जा रहे हैं तो सड़क बनवाने के लिए चारों फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ने के लिए बेटा, चाहे सरकार पैसा लगाए चाहे प्राइवेट लगाए, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ही हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी, सबको काम मिलने वाला। और सबको काम मिलने वाला तो सबकी इनकम बढ़ने वाली है। ठीक है। देखो, प्रियंका कह रही सर आई एम ईगरली बेटिंग इकोनॉमिक सर्वे।
हाँ, इकोनॉमिक सर्वे तो स्वाभाविक रूप से एक मतलब एक अलग लेवल का, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि मैं जैसे कंटेंट बता देता था टिक कि ये निकालो, तो अभी जो लोग काम करते थोड़ा कच्चा पन ऑब्वियस स्किल, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है वो मेरे इक्वल काम कर रही है। तो इस बार का तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा होगा कि अद्भुत होगा। ठीक है, और मैं पहले से बता दे रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे पूरा 1.5 महीने लेक्चर चलेगा और उसमें बेसिक इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और हमने फीस केवल 999 प्लस जीएसटी रखी है, और ये सबको देना पड़ेगा 999 रुपए, ये याद रखेगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं जो इकोनॉमिकली कह रहे थे कि बहुत समस्या है, पूरा इकोनॉमिक्स आपका इसी के जरिए हो जाएगा। तो ये आप सबके लिए समझिए तोहफा है। बाकी आप सब जैसा उसका उसके बारे में सोचे, वो आपकी मर्जी, वो मैं लेता ही नहीं हूं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप देख सकते हैं राज्यों का प्रदर्शन कैसा है, वो सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। निजी निवेश के लिए क्या चुनौतियां हैं, मैंने सब बताया। लागत का दबाव है, मांग पक्ष की कमजोरी है, संरचनात्मक बाधाएं हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? तो बस यही आपको करना है। सरकार क्या कर रही, नीतिगत समर्थन, आर्थिक सुधार, ऑब्वियस है। क्या करना है, मांग को बढ़ावा दें, व्यापार करने में आसानी करें, कैसे करें वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, और एक बेहतर सा निष्कर्ष। ठीक है, अब यानी जो फ्रंट पेज की न्यूज थी अब वह उछल करके गई थिंक वाले पेज पे। नहीं नहीं, जो पीवाईक्यू में, आधारशिला में, किसी भी बैच में है, मेरे फाउंडेशन में है, उन सबको तो हर चीज फ्री मिलेगी बेटा, उनको नहीं। ठीक है, अन्य सभी बच्चों के लिए ये एक सुविधा आप सबके लिए क्या है। अगर इसको कोई भी बच्चा कैसे भी इसको इंटरप्रेट करेगा, लेकिन ये तो मैं आप लोगों के लिए कोर्स बनाया हूं ना, तो जो एडमिशन है उनको तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियस है कि बहुत से बच्चे यूट्यूब पर हैं जो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और वो मुझे फॉलो करते रहे लंबे समय से। इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अभी मैं हूं नहीं, वो फोन नंबर ही बंद हो गया, लेकिन एक मैसेज में आदित्य सर के थ्रू वहां डलवाऊंगा, मतलब मैं ही लिखूंगा, जिसमें मैं अपने सभी ओल्ड बच्चों से भी अपेक्षा करूंगा कि वो सब आकर के जुड़ेंगे उस इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पढ़ाना मेरे लिए इजी रहता है। जैसे अब 2 टॉपिक पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं बैठ गया, ठीक है, मन किया 5 मिनट के लिए बाहर चला गया, आप लोगों को कोई काम पकड़ा गया, यानी जैसे यहाँ रिलैक्स रहता हूं। और याद रखें, अगर मेंटल पीस टीचर के दिमाग में नहीं, अगर उसको रिलैक्स नहीं है, तो वो बेहतर आउटकम कभी दे ही नहीं सकता। यूट्यूब पे क्या होता है कि एक प्रेशर रहता है कि यार ये कर दो, ऐसा वैसा। नो, यहां पर एकदम शांति है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों से एक स्पष्ट रूप से निर्देश रहता है कि कोई भी बच्चा आए ना मेरे पास, आए तो ये सोच के आए कि एक गुरुकुल परंपरा में जा रहे हैं। कभी भी ये ना कहे कि सर मुझे फीस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, भले कंज्यूमर कोर्ट क्या कहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब जैसे आने का मतलब है कि फिर आइए, क्योंकि अगर आप कोचिंग की तरह चेक करने आ रहे फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास आना ही नहीं चाहिए किसी को भी। उसके पीछे रीजन है यार, दिस इज नॉट अ ब्लडी बिजनेस। ये इतना है कि मेरा खर्चा निकलता है और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता चलूं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इकोनॉमिक सर्वे जिस लेवल पे लेके जाऊंगा, आप कंपेयर करिए पूरी इंडिया में किसी से भी। मैं तो खुल के ये बात कहता हूं चैलेंज के साथ, चाहे इसको आप नेगेटिव लीजिए पॉजिटिव। इकोनॉमिक्स के एक से एक विद्वान मिलेंगे, लेकिन जिस लेवल पर इकोनॉमिक सर्वे लेके जाऊंगा, आइए खड़े होइए। ये आपके लिए करता हूं इतनी मेहनत यार। ठीक है, अब आता है निजी निवेश में कमी को पूरा, यानी दूसरा टॉपिक। अब ये भी आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अब वही कि निजी क्षेत्र के निवेश में मंदी है, यानी निजी क्षेत्र पैसा नहीं लगा रहा। क्या नहीं लगा रहा, वही 4 रीजन फिर से आ गए। क्या करने की जरूरत है, मुद्रास्फीति को संबोधित करिए, व्यापार करने में आसानी, जो पीछे था वही चीज यहां आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि चीजें घुमा फिरा के ना मेरे बच्चे वही रहती हैं। जो बच्चे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आप सबको आइडिया हो गया होगा कि यार अगर आप 1 वर्ष तक बहुत अच्छे से IQ IP का लेक्चर फॉलो करते हैं, फिर आप स्वयं हर चीज को कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं? ठीक है, सौम्या कह रही है कि सर 17 जनवरी की PDF फिर से अपलोड करवा दीजिए, वो नहीं। ठीक है,
तो ये सिलेबस का पार्ट यानी जीएस पेपर 2 गवर्नेंस यानी सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका, जीएस 3 इकोनॉमी निवेश, निबंध आपके सामने यानी सेम ही आ रहा है, उसमें मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सेम यूनिट और सेम एवरीथिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर आता है एक नया प्रश्न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका क्यों जरूरी है। तो निजी निवेश ऑब्वियस अगर सरकार के साथ मिल करके आता है तो महत्वपूर्ण क्या है, सरकार क्या है बच्चे, फैसिलिटी प्रोवाइडर। हमेशा याद रखिएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दो शब्द अगर आपको याद है तो फिर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे, यानी सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी। इसकी आवश्यकता क्यों है? सरकार होती है सुविधा प्रदाता, यानी जमीन आपको दिलवाने में भूमिका, बिजली उपलब्ध कराने में भूमिका, अन्य जो भी रिसोर्सेज हो सकते हैं सरकार की तरफ से वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और प्राइवेट सेक्टर के पास क्या होती, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये चार शब्द हमेशा याद रखिएगा। गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडर, प्राइवेट सेक्टर की चार क्वालिटी दोनों मिल करके सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, विमानपत्तन, लॉजिस्टिक्स, जो भी इंफ्रा है उसको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। तो इस हिसाब से चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है, ठीक है। बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता है, कौन करेगा, यहां पर भी यही प्रश्न है 2021 का कि अधिक तीव्र और समावेशी, ऑब्वियस है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसीलिए कहा जा रहा है कि निजी निवेश की आवश्यकता है। 2020 में पूंजी निर्माण के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में निवेश का अर्थ समझाइए। पूंजी निर्माण के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में निवेश का अर्थ समझाइए। कैपिटल फॉर्मेशन यानी जो हम यही प्लांट में मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं, यानी जीएफसीएफ, प्राइवेट पब्लिक। तो पूंजी निर्माण किसमें, चाहे डिजिटल इंफ्रा हो, चाहे फिजिकल इंफ्रा हो, चाहे सोशल इंफ्रा हो, उसमें जो पैसा डाला जा रहा है और उसके जो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चारों चल पड़े, टेक्नोलॉजी चल पड़ी, सबको काम मिला, इकोनॉमी साइक्लिक रूप से चल पड़ी। यही है पूंजी निर्माण के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में निवेश का अर्थ। आप देख सकते हैं सरकार और निजी इकाई के बीच रियायत समझौतों, तो ये तो खैर एक अलग प्रकार की चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वाभाविक है, देख सकते हैं निजी सार्वजनिक भागीदारी, नहीं मैं यहां पर एक ही ये जितने भी प्रश्न मैंने लगाए हैं आपके पास नोट्स जाएगा ही जाएगा, लक्ष्य एक ही है कि क्योंकि एडिटोरियल ये जो डिस्कस कर रहा है, सॉरी, बिजनेस लाइन का, उसका मूल भाव है निजी क्षेत्र को निवेश में आगे आना होगा। तो इसीलिए मैंने सारे प्रश्न लगाए। भाई देखो यूपीएससी भी कहता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना कुछ ना होने वाला, देख सकते हो आप। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। पीपीपी मॉडल आप देख सकते हो हर वर्ष पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ये इतने क्वेश्चन मैंने बच्चे क्यों लगाए, आप जरा ध्यान से देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, ऑलमोस्ट ये वाले जो भी वाले, ठीक है। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है ना, पांच हो गया। ये क्यों मैंने लगाए मेरे प्यारे बच्चों, उसके पीछे बस केवल आपको सिखाना, उस एडिटोरियल के साथ जोड़ना कि भाई निजी क्षेत्र को निवेश में आगे आना पड़ेगा। क्यों? यूपीएससी 5 बार क्वेश्चन पूछा है, बगैर निजी निवेश के सरकारी निवेश अकेले कैपिटल फॉर्मेट नहीं कर पाएगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आ पाएगा, यानी जितने भी फैक्टर आप प्रोडक्शन है वो काम नहीं कर पाएंगे, तो लोगों की इनकम भी कम होगी, इकोनॉमी का साइकिल कमजोर पड़ जाएगा। आई थिंक कि यहां तक की पिक्चर, यानी जो ये मैंने 5 क्वेश्चन लगाए, क्या आप 100% समझ पाए हैं? क्या ये 100% समझ पाए हैं जो 5 क्वेश्चन मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले ने लगाए हैं? ठीक है, एक बार कमेंट करिए। अब अगर समझ पाए हैं तो स्वाभाविक रूप से अब हम आते हैं मॉडल क्वेश्चंस के ऊपर, आपके सामने जरा विस्तार से आप देखें।
वही वाला जो स्टार्टिंग में आपके सामने आया था कि अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों के बावजूद भारत में निजी क्षेत्र निवेश बढ़ाने में अनिच्छुक रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असंतुलन यानी इकोनॉमिक बैलेंस हुआ। कारण बताइए और समाधान बताइए। ठीक है, क्लियर बेटा? और इसका पूरा आंसर आगे लिखा हुआ, और फिर वही चीज गवर्नेंस के अंदर, वही ऐसे पिछला वाला। तो आप देख सकते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीज जो वहां डिस्कस है वो डेटा में बता दिया गया है। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म होता है तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं, आप बहुत सरलता से इसे समझ जाएंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी, दक्षिण कोरिया वगैरह का कुछ एग्जाम्पल भी है। ठीक है, और फिर जब इस मॉडल क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं लाइव आंसर राइटिंग में आप यहां सीख पा रहे हैं आंसर इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, कि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने, एक रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश महत्वपूर्ण है। हालांकि हाल के रुझान सरकार के राजकोषीय प्रोत्साहन और नीति सुधारों के बावजूद निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट का संकेत देते हैं, जिससे राज्य द्वारा संचालित विकास पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई। कितना बढ़िया से पूरा जो डायग्राम था सबको समेट दिया गया है। निजी क्षेत्र में निवेश की गिरावट के कारण व्यापक आर्थिक चुनौतियां जैसे उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती इनपुट लागत ने कई उद्योगों में लाभ मार्जिन को कम कर दिया है। दूसरा, कमजोर उपभोक्ता मांग ने विशेषकर शहरी क्षेत्रों में निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को हतोत्साहित किया है। तो पहला हो गया। दूसरा, यानी पॉलिसी और स्ट्रक्चरल बाधाएं क्या है? नीति कार्यान्वयन की अनिश्चितता और क्रियान्वयन में देरी ने निजी क्षेत्र के विश्वास को खत्म कर दिया। यानी आपके यहाँ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में पैरालिसिस है, यानी समय लगता है, ईज ऑफ डूइंग नहीं है। कारपोरेट कर की दर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उच्च व्यक्तिगत कर दरें मांग को प्रभावित करते हैं। इनकम टैक्स ज्यादा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र की लाभप्रदता प्रभावित होती है। आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर आता है क्षेत्रीय संकुचन भी है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्शन है, गिरावट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे लेबर इंटेंस क्षेत्रों में पूंजी कम लग रही। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है, यानी युद्ध वगैरह की स्थिति, तो निजी निवेश में भी गिरावट आई। आप देख सकते हैं। फिर लाभ प्रदरता बनाम निवेश, यानी लाभ और जीडीपी अनुपात में 15 वर्षों का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के बावजूद निजी क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेश करने की अपेक्षा पूंजी को संरक्षित करना पसंद किया। यानी कि निजी क्षेत्र का लाभ बढ़ा है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। समस्या के समाधान के उपाय, यानी नीति सुधार, विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाए तथा निजी निवेश के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करें। उपभोग और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत कर दरों को कम करके कर संरचनाओं को पुनः संतुलित करें, यानी टैक्स रिफॉर्म करें। ये सारी बातें आपके सामने आती हैं। दीर्घकालिक निवेश को कैसे प्रोत्साहित करें? इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करें, आर&डी में डेवलपमेंट करें, ग्रीन फील्ड यानी जो नई परियोजनाएं होती हैं, आप सबको पता होगा ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दें। कर लाभ और सब्सिडी को रोजगार सृजन और निवेश वृद्धि जैसे मापनीय परिणामों से जोड़ें। अब इसके अलावा कुछ टारगेटेड फोकस भी करिए, यानी कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को पुनर्जीवित कीजिए। सरकारी निजी क्षेत्र सहयोग को मजबूत कीजिए। और फिर उसके बाद एक प्यारा सा निष्कर्ष कि अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने में अनिच्छा नीति प्रभावशीलता और कार्यान्वयन में अंतर को उजागर करती है। व्यापक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके, कर संरचनाओं को पुनर्संतुलित करके और निवेश अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देकर सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि निजी निवेश सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक व्यय का पूरक हो। कैसा लगा क्वेश्चन का आंसर और उसका प्रेजेंटेशन, एक बार मुझे आप बताएं। मजेदार है। फिर इसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन आ गए, यानी जो जो चीजें यहां चर्चा में हैं। भारत में निजी क्षेत्र के निवेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पीएलआई योजना को लेकर के एक प्रश्न बना दिया है, यानी पूरा ट्रेंड आपके सामने रख दिया है। आप इस ट्रेंड को स्वयं पढ़ेंगे, इसका आंसर करेंगे। अगर एक प्रश्न का आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, देखते हैं कौन बच्चा दे पाता है। अरे बाप रे,
फटाफट इसका आंसर करिए भाई। तो अभी तक एक आंसर आया, इसका मतलब ठीक है, आंसर है बी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा, निजी क्षेत्र के निवेश की भूमिका पर एक प्रश्न है। फिर तीसरा, निजी क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय रुझान क्या है। बाकी है प्रीलिम्साथॉन 2.0। मैं सब बच्चों से कहूंगा कि इसका हिस्सा जरूर बनिए और आधारशिला बैच के साथ आइए, क्योंकि प्रीलिम्स में आप कितनी भी कोशिश करेंगे, प्रीलिम्स में यूट्यूब पे कि यहां से पढ़ लीजिए वहां से पढ़ लीजिए, काम नहीं करेगा। स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप इसमें आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आने वाले 3 से 3.5-4 महीनों में एक अच्छी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है, अगर आपको तनिक भी इकोनॉमी का इश्यू नहीं अगर है, तब तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है, क्योंकि आपकी भाई सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर है तो बिल्कुल पैसा किसी को बचाना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इतने कम पैसों में जो चीजें मैं दे रहा हूं वो असंभव है कहीं मिलना, खासकर प्री टेस्ट एनालिसिस और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, वो भी करंट अफेयर्स के चीजों के साथ, पीवाईक्यूज के साथ। तो ये इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो तो एकदम फिक्स कर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी ये सारे कोर्सेज हैं, आप सब जो भी इसका हिस्सा बनना चाहें बन सकते हैं। सभी कोर्सेज की लिस्ट यहाँ दी ही गई। ठीक है।